तो नमस्कार आप सभी को। तो हम लोग बात कर चुके थे आखिर कौन सी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, जिसमें कह सकते हैं हमारे सामने एक इंग्लिश जो है बेहतर विकल्प के रूप में आई थी। और आज हम लोग जानेंगे कि हम लोग इंग्लिश को कैसे पूरे देश भर में शांतिपूर्ण ढंग से लागू कर सकते हैं एज ए नेशनल लैंग्वेज। हम लोगों ने इसकी ग्रामर हो गई या हमारे कहते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए, साइंटिफिक पर्पज़ के लिए देख चुके थे कौन सी भाषा अच्छी रहेगी। हिंदी और इंग्लिश में हम लोग कंपेरिजन किया था और टाइम ज़्यादा हो गया था, इसलिए हम लोग बाकी पॉइंट्स रह गए थे। तो हम लोग आज जैसे हो गया हमारी जॉब्स और ट्रेड यानी व्यापार, तो यानी एम्प्लॉयमेंट की दृष्टि से, साथ ही हमारे ग्लोबलाइजेशन के लिए, और एक हमारे फ्यूचर एस्पेक्ट्स कि हम लोग मतलब फ्यूचर में मतलब कैसे प्रोसीड करेंगे लैंग्वेजेस के साथ, उस पर भी डिस्कस करेंगे हम लोग। और आखिरी जो हमारा मेन पॉइंट है हमारा कि हम लोग इसको पूरे देश में लागू कैसे करेंगे, लागू कैसे किया जाना चाहिए, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अपने जॉब और बिजनेस के बारे में। तो आप में से हो सकता है बहुत लोग एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे हो, या कुछ लोग हो सकता है स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है भविष्य में आके एम्प्लॉयमेंट ढूंढें। ठीक है, तो आप सबको पता है कि इंग्लिश बोलने वालों को ज़्यादा पैसे मिलते हैं अगर आप कंपेरिजन करें जिनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है। ठीक है, तो अगर बाकी सारी बातों से पहले मैं एक बात कहूँगा कि इंग्लिश में क्या था कि आप समझिए कि इंग्लिश हम लोग डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। हम लोग चाइना को भी इसी वजह से आगे छोड़ पाए थे क्योंकि हम लोगों को इंग्लिश आती थी। बाहर की जो कंपनियाँ थी उनको इंग्लिश स्पीकिंग लोग चाहिए थे, इंग्लिश स्पीकिंग वर्कर चाहिए थे, इसलिए हम लोगों का ज़्यादा विकास हुआ कुछ हद तक अगर आप चाइना से कंपेयर करें तो। ठीक है, तो इसी में कह सकते हैं आप एक रिपोर्ट भी सामने आई थी हमारे 2014 में आई थी। ठीक है, जिसमें जो है डॉक्टर अबू सलाह शरीफ, ठीक है, जो कि यह सेंटर फॉर रिसर्च एंड डिबेट डेवलपमेंट पॉलिसी न्यू दिल्ली संबंध रखते थे। साथ ही साथ एक हमारे थे इसमें अमित शर्मा जी क्या थे, एक रिसर्च एनालिस्ट थे नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक्स और रिसर्च से। तो उन्होंने मिलकर एक ये रिसर्च पेपर कह सकते हैं निकाला, संयुक्त रूप से इन्होंने निकाला था, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर आप किसी भी भारतीय भाषा में अगर उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो आपका करीब जो है 1200 से करीब 1500 या कह सकते हैं 3000 रुपये तक खर्चा हो जाते हैं। ठीक है, यही आप अगर इंग्लिश में करना चाह रहे हैं तो थोड़ी सी मजाकिया लगता है, लेकिन 6 से 8 गुना तक आपको पैसा खर्चा करना पड़ता है, करीब 8 से 15,000 रुपये तक। और इसका ऐसा नहीं, इसका फ़ायदा भी उनको मिला। ठीक है, जिन मेल को कह सकते हैं फ्लुएंट इंग्लिश या फराटेदार इंग्लिश आती थी उनको करीब 34% ज़्यादा सैलरी मिलती थी उनके कंपेरिजन में। ठीक है, जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती और जिनको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती थी उनको करीब 13% तक ज़्यादा सैलरी मिलती थी जिनको कह सकते हैं इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो मैं ये नहीं कह रहा कि रिपोर्ट बिल्कुल सही थी या रिपोर्ट बिल्कुल गलत थी, लेकिन एक हद तक जो है ये मतलब एक रिप्रेजेंट करती है या डिपेक्ट करती है हम लोगों को कि इंग्लिश कितनी ज़रूरी है हमारे लिए। ठीक है, एक और आंकड़ा आया था जो कि हम एक वेबसाइट से मैंने लिया है। ठीक है, जो कह सकते हैं आइडिया फॉर इंडियाज़ के द्वारा जो बताया गया। ठीक है, कि धारा प्रवाह इंग्लिश बोलने वालों की जो पुरुष होते हैं उनकी मजदूरी करीब ऐसा मानिए कि 42 रुपये प्रति घंटा तक होती है, और गैर जो इंग्लिश बोलने वाले पुरुष हैं उनकी आप मानिए 10 रुपये प्रति घंटा तक होती है मजदूरी। ठीक है, ऑन एवरेज अगर आप देखें, ये रिपोर्ट में बताया गया है, ये सब मेरा मतलब मैंने खुद जाके रिसर्च नहीं किया। ठीक है, और यही अगर आप फीमेल्स की कंपेरिजन करें तो फीमेल को करीब 33 रुपये प्रति घंटा जिनको फ्लुएंट इंग्लिश बोलनी आती है, और जिनको नहीं बोलनी आती है उनको करीब 6 रुपये प्रति घंटा। तो यहाँ पे आप एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन भी देख सकते हैं, लेकिन उसमें लोग कभी और बात करेंगे। ठीक है, तो आप चाहते हो खुद भी चेक कर सकते हैं, मैं आपको लिंक दे दूँगा। तो आप लोगों ने सुना होगा कि IT के बच्चे जो होते हैं उनको कुछ का 1 करोड़ का पैकेज लगता है, कुछ लोगों का लगता है, सबका नहीं लगता है। तो कुछ लोगों का 1 करोड़ पैकेज लगा, तो क्या लगता है आपको, उनको इंग्लिश आती थी? या आप कहेंगे कि नहीं उनको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती थी? हो सकता है, रेयर केसेस में होता है कि उनको इंग्लिश नहीं आती होती है। IT में जितने बच्चे जाते हैं उनको एक हद तक जो है इंग्लिश आती होती है। तो और जिनको नहीं भी आती होती वो लोग ये पैकेजेस लगने के बाद सीख लेते हैं। तो इंग्लिश कह सकते हैं बहुत ज़रूरी भी है। ठीक है, एक और हमारा इसी में सर्वे आता है जो कि लोक फाउंडेशन सर्वे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर निकाला था, संयुक्त रूप से निकाला गया था। और ये देखिए, मैं एक चीज़ यहाँ पर ये बोलना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि मतलब ये सर्वे सही हो या गलत हो, लेकिन आप जो खुद अपने आसपास देखिए इस माहौल को, जो सर्विस में जितने बता रहा हूँ इस पूरे अपने लेक्चर के दौरान, तो उसमें आप खुद देखिए कि आपको क्या लगता है कि मतलब ये चीज़ें पूरी तरीके से सही हो रही हैं या पूरी तरीके से आप समझिए कि गलत हो रही हैं, क्या लगता है आपको, आप खुद डिसाइड करिए। ठीक है, तो अब सर्वे में इसमें बताया क्या गया कि जो शहर के लोग होते हैं, जो शहर में रहने वाले लोग हैं, उनको जो है करीब 12.4% लोग जो है उनमें से उनको इंग्लिश बोलने आती है। और यही अगर गांव में कंपेयर करें तो गांव में आंकड़ा बहुत हद तक ये गिर जाता है, और ये 3.4% तक लोगों को ही इंग्लिश आती है जो गांव में रहते हैं। ठीक है, तो अब देखिए शहर और गांव में डिवीज़न हो गया इंग्लिश के बेसिस पर अगर आप देखें, जो कि बहुत ऑब्वियस सी भी चीज़ है। ठीक है, और यहीं अगर आप बात करें अमीर लोगों की,
ठीक है। तो जितने अमीर लोगों में से करीब 41% लोगों को इंग्लिश आती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, फिर से ये जो है सर्वे में बताया गया है, ठीक है। तो इंग्लिश पर से 41% लोगों को इंग्लिश आती है। और यही आप कंपेयर करते थे अपर मिडिल क्लास से, यानी मिडिल क्लास थोड़ा सा ऊपर जो होता है अपर मिडिल क्लास, तो उसमें करीब 9.3% लोगों को इंग्लिश आती है। और ये मिडिल क्लास जो हमारे यहाँ सब लोग अपने आप को बोलते नहीं, मैं कहाँ आती हूँ, मिडिल क्लास फैमिली है हमारी, तो उसमें करीब 2.4% लोगों को ही इंग्लिश आती है। और लोअर क्लास में जाते तो आंकड़ा बहुत ज़्यादा गिर के 1.8% तक ही बचता है, जो कह सकते तो सोचने का विषय है कि कभी हम लोग और इस पर डिस्कस करें। अभी हम लोग इंग्लिश और हिंदी पर बात कर रहे हैं, तो उसी पर हम लोग बात करते हैं। तो अगर हम एजुकेशन की दृष्टि से भी देखें, ये भी इसी रिपोर्ट में बताया गया था, तो उसमें करीब बताया गया जो 2.4% लोग हैं वो ऐसे लोग हैं जिन्होंने मतलब पढ़ाई की ही नहीं है। तो जिन्हें पढ़ाई नहीं की उनको भी इंग्लिश आती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मतलब पढ़े लिखे लोगों को ही इंग्लिश आती है। और ये क्लास 9 तक जिन्होंने मतलब पढ़ाई की, तो उसमें करीब 3.3% लोगों को इंग्लिश आती थी। ये आंकड़ा जो 12 तक बढ़ के थोड़ा सा बढ़ा है, ज़्यादा नहीं, 8.2% लोगों को इंग्लिश आती थी। और जो ग्रेजुएशन कर चुके थे, ग्रेजुएशन आप BA BSc वाली जो चीज़ होती है, BA BSc BTech, उसमें से करीब 34% लोगों को इंग्लिश जानते थे, ठीक है। तो अब ये सारी बातें तो रही इंडिया के अंदर की, कि मतलब इंडिया के अंदर आपको कैसे चीज़ें मतलब मिलती हैं इंग्लिश अगर आपको आती है। और अगर विदेश की बात करें तो कुछ लोग कहेंगे नहीं, विदेश में तो आपको इंग्लिश ज़रूरी भी है, तो मतलब कोई कंपेरिजन ही नहीं हुआ कि आप इंग्लिश और हिंदी को जो है विदेश में कंपेयर करें, तो ऑब्वियस चीज़ है इंग्लिश आगे जाएगी, ठीक है। तो ऑब्वियस चीज़ है, मतलब हाँ इसमें इंग्लिश जीतती है। और यही भी एक वजह भी है कि हम लोग को इंग्लिश राष्ट्रभाषा के तौर पर बनानी भी चाहिए। एक वजह है, मुख्य वजह ये नहीं है, ठीक है। तो अब कुछ देश के जो समझदार लोग हैं, वो पढ़े लिखे लोग कह सकते हैं, बहुत लोग हैं जो बाहर जाते हैं नौकरी करते हैं। इसका एक मेन कारण ये है कि वहाँ का लाइफ स्टाइल हमारे यहाँ से अच्छा है। कड़वा सत्य है, लेकिन सत्य है कि वहाँ की लाइफ स्टाइल यहाँ से काफ़ी अच्छी है, अगर आप इंडिया कंपेरिजन करें जो विदेशों की लाइफ स्टाइल है, ठीक है। ये बताया कि लोग बाहर भी जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाहर जाना सही है या गलत है, इस पर तो ऑब्वियस चीज़ गलत चीज़ है हमारे देश की, अगर आप देश की दृष्टि से देखें, ठीक है। तो देश में रहकर विकास किया जाना चाहिए। लेकिन आप सोच भी रहे हैं अगर आपको विदेश जाना चाहिए, ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आप इंग्लिश के बिना विदेश जाने की सोच रहे हैं तो एक बेवकूफ़ी सी है ये, ठीक है। आप हिंदी के तौर पर वहाँ रह नहीं सकते हैं। हाँ विदेश में मतलब मैं यहाँ बांग्लादेश नेपाल की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप हिंदी में भी बोल सकते हैं, बांग्लादेश नेपाल पाकिस्तान तो नहीं जाना चाहेंगे, ठीक है। और आज दुनिया के आप कह सकते हैं, अगर आप एम्प्लॉयमेंट दृष्टि से देखें या जानकारी की दृष्टि से, तो कंप्यूटर इंटरनेट, मतलब मैं यहाँ जो भी शब्द बताऊँगा कंप्यूटर या इंटरनेट, तो उसमें दोनों भी आप एक दूसरे के कह सकते हैं ले सकते हैं तौर पर। तो आपको कंप्यूटर या इंटरनेट नहीं आता है आज के दिन, तो भी आपको बहुत दिक्कत होनी जा रही है, ठीक है। सभी चीज़ें ऑनलाइन होती जा रही हैं। तो और ये थोड़े से फैक्ट्स की अगर बात करें तो इंग्लिश, कंप्यूटर और इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा आपस में तरीके से गहरा संबंध है इन दोनों में, ठीक है। मैं कम शब्दों में बात करूँगा, ज़्यादा नहीं बात करूँगा, ना मेरा टाइम तो यही इसी में निकल जाएगा बात करने में। और आपको लगता है कि नहीं आपको इसमें डिटेल में अगर बात करनी चाहिए तो हम लोग किसी और दिन बात कर लेंगे इस चीज़ पर, ठीक है। तो लेकिन अंग्रेज़ी भाषा और इंटरनेट पे कह सकते हैं जो ऐतिहासिक जो मिलन है इन दोनों चीज़ों का, मतलब कह सकते हैं बहुत जो कह सकते हैं प्रभुसत्ता है एक इंग्लिश की इंटरनेट पर, क्योंकि इसकी एक मेन वजह है कि ये यूएसए में शुरुआत हुई थी इंटरनेट की। तो यूएसए इंग्लिश स्पीकिंग देश है, ठीक है, और इंटरनेट का बहुत बड़ा एक उपयोगकर्ता भी है। और यही वजह है कि जो इंग्लिश एक डोमिनेंट है अगर हम इंटरनेट पे कंपेयर करें तो, ठीक है। तो इंग्लिश का जो इंग्लिश कह रहा हूँ मैं, तो कंप्यूटर इंटरनेट का विकास भी जो आप कह सकते हैं यूके और यूएसए में ही हुआ। तो स्वाभाविक तौर पर जो कह सकते हैं इंटरनेट में इंग्लिश जो है मूल सामग्री जो है बहुत सारी इंटरनेट की वो इंग्लिश में ही लिखी गई। लेकिन अभी रिसेंट ईयर अगर हम लोग देखें तो कुछ बदलाव ज़रूर आ रहा है कि लोग जो स्थानीय भाषाओं में, जैसे हिंदी में भी अब काफ़ी कंटेंट आ चुका है इंटरनेट पर, ठीक है। लोग बंगाली में मैं देखता हूँ यूट्यूब पर वीडियोज़ आ रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक हद तक मतलब दब गई है हमारी बाकी भाषाएं, नहीं, बाकी भाषाएं भी आ रही हैं सामने, लेकिन इंग्लिश जो है बतौर काफ़ी जो है एक आगे निकल चुकी है, ठीक है। और अगर आपको एक ग्लोबल कह सकते हैं, ग्लोबल कंटेंट अगर आप बना रहे हैं, आप वेबसाइट बना रहे हैं या यूट्यूब पर वीडियोज़ बना रहे हैं, कुछ भी आप बना रहे हैं, अगर आप इंग्लिश में बना रहे हैं, ठीक है, तो आपको मतलब ऑब्वियस चीज़ है आपके पास जो ग्लोबल रीच रहेगी। लेकिन अगर आप स्थानीय मुद्दों पर बात कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब आप जो आपकी रीजनल लैंग्वेज है उस पर आप चुन सकते हैं एज ए आप डिस्कस करने के लिए। तो अब ऐसा भी है कि अब देखिए, अब कंटेंट की हम लोग बात करते हैं कि कंटेंट कितना है इंग्लिश में। तो अभी एक छोटा सा अनुमान है कि इंग्लिश में जो कंटेंट अभी करीब 55 से 60% तक कंटेंट जो है इंग्लिश में ही है। हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा हो, क्योंकि सभी कंटेंट हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते इंटरनेट पर। और ये आंकड़ा भी जो गिरा है, पहली चीज़ से बढ़ा नहीं है, अभी रिसेंट ईयर में ये आंकड़ा थोड़ा सा गिरा है। और गिरा कैसा है कि कुछ साल पहले तक माना जाता है करीब 80% जो है इंटरनेट पर कंटेंट जो इंग्लिश में है
और ये घट के करीब मानिए 55 से 60% तक हो गया है। तो ये इसका एक मेन कारण ये भी है कि लोग आपस में बातचीत करने में इंटरनेट में वो भी अपनी रीजनल लैंग्वेज बात करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगर आप कैसे थोड़ा बहुत जो आसपास की चीज़ें वो भी कह सकते हैं कि हिंदी में ही हिंदी, आप अगर यूपी की बात करें तो आप हिंदी में लोग प्रेफर करते हैं। ठीक है, जो कह सकते हैं रीजनल न्यूज़ चैनल न्यूज़पेपर्स हैं वो भी आप कह सकते हैं हिंदी में ही सारा कंटेंट अपना डालते हैं। तो ये कह सकते हैं हिंदी या बाकी जो रीजनल लैंग्वेज उनकी थोड़ा सा कैसे डोमिनेट कर रही हैं धीरे धीरे इंटरनेट पर, लेकिन अभी भी बात वही है कि इंग्लिश डोमिनेंट है। ठीक है, तो अगर आप पत्रिकाएं जो होती हैं कह सकते हैं खाद्य के जो कह सकते हैं ब्लॉग्स जो लोग लिखते हैं, ठीक है, और जो कह सकते हैं एक सामग्री होती है जो हम लोग ग्लोबलाइज डिस्कस करना चाह रहे हैं, ग्लोबलाइज में मतलब पूरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं, हम लोग चाहते हैं कि वो इंग्लिश में ही लिखी जाए। ठीक है, अब थोड़े से हम लोग फैक्ट की बात करते हैं कि दुनिया में करीब 80% जो कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप में जो है सामग्री है वो इंग्लिश में ही जानकारी स्टोर करते हैं हम लोग। जो सर्च इंजन हैं हमारे वो भी इंग्लिश में ही होते हैं, प्रमुख सर्च इंजन सारे नहीं होते हैं, ऑब्वियस चीज़ है। तो सर्च इंजन मैं बताऊँ थोड़ा, सर्च इंजन क्या होते हैं, आप जो इंटरनेट पे एक्सेस करने के लिए चीज़ों को, मतलब जैसे मान लीजिए आपको वेबसाइट खोलनी है तो आप सर्च इंजन पर जाके खोलते हैं, आपको कुछ मान लीजिए यूट्यूब भी आप खोलते हैं अगर, तो यूट्यूब भी एक तरीके से सर्च इंजन ही है। ठीक है, मतलब कहते हैं जो इंटरनेट एक्सेस करने के लिए जो चीज़ों का यूज़ करते हैं वही एक सर्च इंजन है हमारा। ठीक है, और साथ ही साथ अगर सॉफ्टवेयर की बात करें, अगर आप सॉफ्टवेयर क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर में लोग कम्युनिकेट करने की जो लैंग्वेजेस हम लोग यूज़ करते हैं, मतलब बातचीत करने के लिए, संचार के लिए कंप्यूटर्स जो हम लोग भाषाएँ यूज़ करते हैं, उसका भी एक कह सकते हैं जो प्रमुख शब्द होते हैं, मतलब टोटल इंग्लिश नहीं होती है वो, कह सकते हैं इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सब, मतलब एक आदेश हम लोग देते हैं कंप्यूटर को कि ऐसे 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 काम करना है, वो भी आप कह सकते हैं इंग्लिश में ही ज़्यादातर होते हैं वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन अब ऐसा है कि अब हो सकता है आप लोग समझे कि ये मतलब चाइना की हम लोग बात करें तो चाइना ऑब्वियसली अपनी चीज़ों या अपनी भाषा को लेकर काफ़ी जो है मतलब अपनी मतलब कहता है कि नहीं हमारी भाषा सब कुछ, हम तो अपने ही तौर पर चलेंगे, अपना ही वो सर्च इंजन सारी चीज़ें बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इंटरनेट की बात करें अगर, या लैंग्वेजेस की बात करें कंप्यूटर की, तो यहाँ भी वो जो है वो इंग्लिश लैंग्वेजेस को ही प्रीफर करता है। ऐसा नहीं उसने लैंग्वेज नहीं बनाई, एक उसने लैंग्वेज बनाई जिसका नाम कह सकते हैं ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब चाइनीज़ में पता नहीं क्या इसको बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसे ईजी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलते हैं। और मज़ेदार कह सकते हैं हंसी पूर्ण बात ये है कि इसमें इस भाषा में ज़्यादातर जो कह सकते हैं आप वायरस होते हैं या कह सकते हैं हैकिंग के लिए जो टूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं वो बनाए जाते हैं। तो कहने का मेरा मतलब बस इतना सा ही है कि इंटरनेट, कंप्यूटर, इंग्लिश जो है बहुत ही ज़्यादा आपस में जुड़े हुए हैं। तो आप अगर इस क्षेत्र में भी जाने की कोशिश कर रहे हैं अगर इंटरनेट और कंप्यूटर के क्षेत्र में, तो आपको इंग्लिश जो है आनी ही चाहिए, और यही वजह है कि इंग्लिश जो है इसमें एक बाजी मारकर आगे निकल भी जाती है। हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन यानी वैश्वीकरण की, तो किसी से बात छिपी नहीं है कि हमारे पास इंग्लिश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। थोड़ा सा दुख होता है सुनकर कि नहीं इंग्लिश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, लेकिन एक बात पे बहुत ज़्यादा सत्य है कि अगर आप इंटरनेशनली कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं या कुछ भी आप अगर कर रहे हैं इंटरनेशनली, तो आपको इंग्लिश आनी चाहिए। और ये ऐसा कि नहीं, मेरा मानना नहीं है ऐसा कि फैक्ट्स अगर आप पे नज़र डालेंगे तो ऐसा नहीं है इंग्लिश जो है सबसे ज़्यादा बोली जा रही है। इंग्लिश जो ग्रोथ भी कर रही है, ग्रोथ कर रही इन द सेंस कि मतलब जो है इसको बोलने की संख्या जो है दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है, इजाफा हो रहा है इसमें। और एक शोध के अनुसार ये भी पता लगा करीब दुनिया के जो करीब 80 से अधिक देश हैं उसमें जो है अंग्रेजी जो है आधिकारिक तौर पर यह बिना सरकारी मंजूरी के इस्तेमाल की जा रही है। और ऐसा भी नहीं कि कुछ लोग मानते हैं कि दुनिया की 1/4 आबादी जो है वो इंग्लिश बोलती है, तो ऐसा नहीं, जो 1/4 आबादी है वो पूरी अनपढ़ है, ऐसा नहीं बिल्कुल भी। अगर आप इंडिया की अगर बात ले लें तो जिनको इंग्लिश इंडिया में बोलनी आती है ऑब्वियसली जो पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं। यही बाकी देशों में भी होता है कि अगर आप चाइना में जितने को इंग्लिश बोलनी है, ऐसा नहीं है कि वो गाँव के लोग हैं जिनको इंग्लिश बोलनी आती है, वही पढ़े लिखे बिजनेस क्लास या कह सकते हैं अपनी जो क्षेत्र है उसमें थोड़े से उन्नत लोग हैं, उनको इंग्लिश बोलनी आती है। तो अगर आप थोड़ा सा नज़र डाल लें अगर डेवलप्ड कंट्रीज़ पे, कि मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ के कौन सी होगी, जैसे हमारा यूएसए हो गया, यूके हो गया, रसिया, चाइना, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया, हमारा इजराइल, ऑस्ट्रेलिया और एक कनाडा और स्विट्ज़रलैंड को भी आप ले सकते हैं, और भी देश हैं सबका तो नाम नहीं ले सकते हम लोग। तो एक बात सामने निकल कर आती है कि इन देशों में जो है एक अच्छी मात्रा में इंग्लिश बोली जाती है। अगर आप यूएसए और यूके की बात करें तो इसमें से ऑब्वियसली जो है ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज इंग्लिश का जो 100% तो नहीं, लेकिन हाँ कह सकते हैं मतलब आंकड़ों में 100% नहीं दिखाते हैं, लेकिन हाँ सभी अब पूरी आबादी को इंग्लिश बोलनी आती है। वहीं अगर आप जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में करीब 55 से 60% तक आप मान सकते हैं इंग्लिश बोलते हैं लोग, जो कि बहुत अच्छा प्रतिशत है। और फ्रांस और इटली जैसे यूरोपियन देशों की अगर आप बात करें इसमें थोड़ा सा कम कह सकते हैं, 30 से 40% है लोग जो है इंग्लिश बोल लेते हैं। ठीक है, वहीं आप अगर इसराइल की बात करें तो इसराइल में करीब जो है 85%, मुझे आंकड़ा सही से याद नहीं है, लेकिन 80 से 85% लोग तक जो है इंग्लिश बोलते हैं।
ठीक है। जापान की आबादी का आप ऐसा कर सकते हैं करीब 8 से 10% जो है इंग्लिश अच्छे से बोल लेता है, कह सकते हैं इनको बोलनी आती है। और जापान में ये भी है कि जो मतलब वो लोग प्राथमिक जो है कहते हैं विदेशी भाषा यानी फॉरेन लैंग्वेज तौर पर जो सिखाते हैं बच्चों को वो इंग्लिश सिखाई जाती है। और इसमें जो है हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार है हमारी, उसने भी ये कह सकते हैं एक आंकड़ा जारी किया था जिसमें उन्होंने बताया कि मतलब कौन से देश हैं जो इंग्लिश बोलने वाले देशों की कैटेगरी में आते हैं। तो हमारे जैसे न्यूजीलैंड हो गया, हमारे ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूके हो गया, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, जमैका, आयरलैंड, गुआना, मतलब बहुत सारे देश हैं। तो यह सबका नाम नहीं लूँगा, मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, आप जो है आसानी से लिस्ट में देख कर समझ सकते हैं। और एक जो है कि एक और देश की सूची जारी की जिसमें बताया गया कि कानूनी तौर पर यानी ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर जो है इंग्लिश जो है बोली जाती है। और ये लिस्ट छोटी मोटी नहीं है, बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत बड़ी लिस्ट है। ये अफ्रीकन देशों में बहुत ज़्यादा देश हैं जिनमें इंग्लिश आधिकारिक भाषा है। यूरोपियन में तो है ही, इंडिया में भी, इंडिया में आधिकारिक तौर पर नहीं है, लेसन लैंग्वेज नहीं है, लेकिन हाँ बोली जाती है आधिकारिक तौर पर, ठीक है। तो इसमें जैसे आता है हमारा कनाडा हो गया, सेंट लुसियाना हो गया, हमारा उगांडा हो गया, यूके तो यूएसए हैं ही जहाँ पे, इंडिया भी हमारे इसी देशों में आता है, ठीक है। साउथ अफ्रीका, मतलब बहुत सारे देश हैं। लिस्ट तो मतलब मैं प्रोवाइड करा दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा, वरना ऐसे बोलने चलूँगा तो मैं लिस्ट बोलते बोलते ही रात हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात आती है दुनिया में सबसे ज़्यादा अध्ययन की जाने वाली भाषा यानी जो पढ़ी जाती है लोगों द्वारा भाषा, वो भी कह सकते हैं आप इंग्लिश ही है। उसके बाद हमारा फ्रेंच आती है, फ्रेंच भी अच्छी भाषा है, लोग बोलते हैं। उसके बाद जो आती है फ्रेंच हमारी दूसरे स्थान पर है पढ़ने, मतलब अध्ययन करने के मामले के, लोग पढ़ते हैं लैंग्वेजेस को। अगर आप यूरोपियन कंट्री की बात करें तो यूरोप में करीब 200 से कह सकते हैं आप 210 से 220 मिलियन आबादी जो है, पुराना आंकड़ा है ये, मतलब करीब 210, अब तो शायद हो सकता है बढ़ गया हो, ये अंग्रेजी बोलने वालों का घर है, ठीक है। तो महाद्वीप कह सकते हैं हर एक देश की एक जो बड़ी आबादी है यूरोपियन कंट्रीज़ की, वो एक जो इंग्लिश बोलती है। और जैसे हम लोग बोलते नहीं है कि मतलब इंग्लिश एक कम्युनिकेटिंग लैंग्वेज है, मतलब अगर आप मातृभाषा के रूप में इसको स्वीकार नहीं करते हैं, अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं, तो जैसे हम लोग बोलते हैं कि एक कम्युनिकेशन के लिए हम लोग इंग्लिश यूज़ करना चाह रहे हैं, तो यूरोप इसका एक जीता जाता उदाहरण है। कई देशों की मातृभाषा नहीं भी है इंग्लिश या ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश नहीं, लेकिन एक कम्युनिकेशन के तौर पर जो ये लोग इंग्लिश यूज़ करते हैं आपस में। अब अगर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ की बात करें तो हो सकता है आपको लगता है ये अंडर डेवलप्ड या मतलब डेवलप्ड कंट्रीज़ नहीं है अफ्रीकन कंट्रीज़ इतनी ज़्यादा, लेकिन जो ब्रिटिश की ये उपनिवेश रही हैं बहुत सालों तक, तो उसका जो एक बहुत गहरा इम्पैक्ट देखने को मिलता है कि यहाँ के कई देश जो हैं इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इंग्लिश है। यहाँ की आबादी करीब 1.2 से 1.5 बिलियन जो भी है, उसका एक बहुत ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, करीब सकते हैं 6 से 8 मिलियन तक आबादी जो है वो इंग्लिश बोल लेती है एज ए अपनी मातृभाषा के तौर पर, ठीक है। और जो कि अन्य कह सकते हैं हमारे महाद्वीप हैं, उनका पैटर्न कोई भी इन्होंने अनुसरण किया, और हमारी जो द्वितीय भाषा है इनकी, वो इन्होंने इंग्लिश सिखाते हैं, इंग्लिश, ठीक है। और अगर आप देखिए इनकी जो टोटल आबादी है, मतलब कह सकते हैं करीब 250 मिलियन तक हुए हैं ये लोग जो इंग्लिश बोलते हैं, मतलब गैर या देसी भाषाओं के रूप में जो इंग्लिश ये लोग बोल लेते हैं। और बात करें अगर हम लोग ये आबादी जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आबादी जो है पढ़ी लिखी नहीं है। अफ्रीकन कंट्रीज़ में आप ऐसा माने जो इंग्लिश बोलने आती है वो थोड़े से पढ़े लिखे लोग ही होते हैं, और ये वहाँ का नहीं, पूरे मतलब दुनिया के हाल चाल यही है, ठीक है। तो अगर हम लोग थोड़ा सा अगर फैक्ट्स की बात कर लें, मतलब एक जो कह सकते हैं थोड़ा सा तथ्यपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। तो भारत में अगर न्याय व्यवस्था को अगर आप देखें तो अनुच्छेद 348 से 1 जो है हमारा संविधान का, उसके अनुसार भारत के सभी उच्च न्यायालय हैं यानी हाई कोर्ट जितने भी हैं स्टेट्स के, उसमें इंग्लिश जो है एज ए आधिकारिक भाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ होगी। तो मतलब बहुत बड़ी चीज़ है यार ये, मतलब अगर आप न्याय व्यवस्था में अगर इंग्लिश को यूज़ कर रहे हैं तो जिसको इंग्लिश नहीं आती वो ऑब्वियसली समझ नहीं पाएगा चीज़ें। तो इसमें इसी के रूप में दूसरा आर्टिकल भी आता है 348 का, जो कह सकते हैं खंड 2। तो उसमें उन्होंने बताया कि नहीं, अगर किसी देश कह रहा हूँ मैं, किसी राज्य का जो राज्यपाल है यानी गवर्नर है, जो वो देश के राष्ट्रपति की परमिशन से जो है उच्च न्यायालय की जो समझ जो कार्रवाई होती है उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं। और ऐसा जो है कुछ हमारे राज्यों में देखने को भी मिला, जैसे हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, मध्य प्रदेश, राजस्थान, इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज जो है इन्होंने हिंदी बना ली है, ठीक है। अगर आप इंटरनेशनली बात करें अगर, तो जो हमारी ओलंपिक समिति है, ठीक है, यानी ओलंपिक समिति, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC, तो इन्होंने भी एक आदेश निकाला, या कह सकते हैं ये लोग भी जो है इंग्लिश और फ्रेंच कह सकते हैं 2 ही भाषाओं को जो है मतलब एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं इंग्लिश साथ फ्रेंच भी जो सामने निकल कर आती है, लेकिन हमारे यहाँ फ्रेंच कोई नहीं बोलता है, इसलिए हम फ्रेंच की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो IMO है हमारा, IMO ऑफ इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड नहीं है, ठीक है, ये 1988 में करीब जो है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन,
ठीक है। इंटरनेशनल मैरीन ऑर्गेनाइजेशन IMO ने जो है सी स्पीक आप देख रहे हैं, सबसे समझ आता है सी स्पीक यानी समुद्र की भाषा, तो समुद्र में बोलने वालों के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज बनाई। और 2001 से जो है IMO ने जो है इंग्लिश को जो है दुनिया भर की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया समुद्री भाषा के रूप में, ठीक है। जो सी स्पीक जो है कह सकते हैं अधिकारी के नियंत्रण प्राकृतिक भाषा यानी कंट्रोल नेचुरल लैंग्वेज CNL है। तो ये उन कप्तानों के बीच में कह सकते हैं, उन जहाज़ों के बीच में कम्युनिकेशन का एक प्रमुख माध्यम है जिनकी भाषाएं विभिन्न होती हैं, यानी जिनकी कह सकते हैं मातृभाषाएं अलग अलग होती हैं। और अगर आप विमानन की बात करें, विमानन यानी एयर इंडस्ट्री की, हमारे एयरप्लेन की, ठीक है, तो विमानन की दृष्टि से भी अंग्रेजी जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज है, ठीक है। अधिकांश स्थानों पर अगर आप देखें तो ये ऑब्जर्व किया गया कि जो पायलट हो गए या जो हमारे हवाई जहाज़ नियंत्रकों द्वारा जो है इंग्लिश जो है एक सफिशिएंट क्वांटिटी में जो है बोली जाती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंग्लिश जो है मतलब केवल समुद्री तक ही सीमित है, हवा में भी जो है इंग्लिश बोली जा रही है। तो जो हमारा इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है ICAO, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, तो इसने जो है इंग्लिश को ये ऐसे कह सकते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया एयर कम्युनिकेशन के लिए। और जो हमारा संयुक्त राष्ट्र है, संयुक्त राष्ट्र में हो जा कुछ भाषाएं हैं जो मतलब करीब 5 से 6 भाषा, मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद है कितनी भाषाएं हैं, इनको एज ऑफिशियल लैंग्वेज जो है बनाया गया है। लेकिन जैसे सबको पता है UN जो है मुख्यालय जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, ठीक है। साथ साथ UN की जो कई निकाय यानी यूनाइटेड नेशन बॉडीज़ हैं, ये भी जो यूनाइटेड स्टेट्स में ही है। तो ऑफिशियल तौर पर या कह सकते हैं जो नेशनल चीज़ें आती हैं निकल कर, वो इंग्लिश ही ये लोग यूज़ करते हैं एज ए मतलब मुख्य भाषा के रूप में अपने कामकाज के लिए, ठीक है। तो और अब तो ये बात रही कि मतलब हाँ इंग्लिश होती है, तो हम लोग जैसे बात कर रहे थे अपने इम्प्लीमेंट करने के लिए कि नहीं हम लोग इंग्लिश एज ए नेशनल लैंग्वेज इम्प्लीमेंट करेंगे। तो रिपोर्ट्स तो बताती हैं या स्टडीज़ में सामने बात आई है कि जो मल्टी लैंग्वेज बच्चे होते हैं, मल्टीलिंगुअल बच्चे यानी बहुभाषीय जो बच्चे होते हैं या लोग होते हैं, उनका दिमाग जो है बाकी लोगों के कंपेरिजन में तेज चलता है, ठीक है, जिनको एक भाषा आती है। तो अगर हम लोग फ्यूचर की दृष्टि से भी अगर हम लोग देखें अगर, तो हम लोग कह सकते हैं कि आने वाले हो सकता है 5 से 10 से 20 साल बाद जो है मानव जो है अलग अलग प्लैनेट्स पर जाकर बसने लगेगा, यानी मल्टी प्लैनेटरी हम लोग स्पीसीज़ हो जाएंगे। हो सकता है मार्स पर बसने जाए, हो सकता है चांद पर बस जाए हम लोग। तो अब ऐसा तो पॉसिबल होगा कि नहीं, या चांद पर भी हम लोग जो है अलग अलग भाषाएं यूज़ कर रहे हैं, कोई 2 लोग जो है इंग्लिश बोल रहे हैं, 2 लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, 2 लोग चाइनीज़ बोल रहे हैं, तो हम लोग को एक भाषा की ज़रूरत होगी। तो उसमें कोई नो डाउट हम लोग के पास जो है इंग्लिश के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा उस टाइम। तो अगर आप लीडिंग जो कंपनीज़ हैं अगर वो भी देखें अगर, तो भी इंग्लिश की कंपनीज़ हैं जो स्पेस में आगे बढ़ रही हैं। तो फ्यूचर के एस्पेक्ट से देखिए तो भी हमारा जो इंग्लिश एक प्रमुख लैंग्वेज है, और यही रीज़न था कि मैंने मतलब इंग्लिश को ही एज ए नेशनल लैंग्वेज बनाने की अपील की है, और विच फैक्ट्स की है, ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी अंधाधुंध बता दिया है। तो आप जो है पिछली चीज़ों को भी चेक कर सकते हैं जो हम लोग पिछली अपनी बार बात की थी। तो हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं अपने कि मतलब सारे पॉइंट मैं बता ही चुका हूँ, ठीक है। और तो मतलब समझ में आ ही गया होगा आपको, इंग्लिश ही हमारे पास एक ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग मेन मुद्दों पर आते हैं, अपने मुख्य जो पॉइंट है हमारा आज का, कि हम लोग इसको पूरे देश में लागू कैसे करें कि मतलब कोई हिंसा ना हो, कोई दंगे ना हो, किसी कोई कह सकते हैं हानि ना हो, ठीक है। तो ये लागू कैसे करेंगे? तो पहला कॉन्सेप्ट आता है ट्राई लैंग्वेज का, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला, यानी आप हिंदी में बोले तो अब त्रिभाषा समीकरण बोल सकते हैं। थोड़ा सा इंग्लिश हिंदी में सुनने थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन त्रिभाषा समीकरण हम लोग इसको बोलेंगे। तो पहली बार जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में आया था, राष्ट्रीय शिक्षा नीति है 1968 में, इसे शामिल किया गया था। तो उसने बताया गया कि हम लोग जो है 3 भाषाएं बच्चों को सिखाएंगे। मतलब थोड़ा अजीब लगता है कि 3 भाषाएं कैसे बच्चा सीख सकता है, लेकिन हाँ मतलब 3 भाषाएं सिखाने का प्रावधान था इसमें, कि जो प्राथमिक भाषा रहेगी यानी जो बच्चों को प्राथमिक जो पहली भाषा रहेगी उनकी, वो उनकी मदर टंग यानी कैसे मातृभाषा रहेगी। यानी बच्चे से आप लोग हिंदी बोल रहे होंगे, जो तमिल के लोग हो सकता है, सॉरी जो साउथ के लोग हो सकता है कुछ लोग तमिल बोले, बंगाल के लोग बंगाली बोले, तो उनको जो है एज ए कह सकते हैं आप लैंग्वेज जो है प्राइमरी लैंग्वेज उनकी मातृभाषा सिखाई जाएगी, जो कि आसान चीज़ है, कोई इसमें कठिन चीज़ नहीं है। लेकिन जो दूसरी भाषा आती है हमारी, दूसरी भाषा आप कह सकते हैं इन्होंने इंग्लिश के तौर पर या किसी एक इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज, कोई भी भाषा नहीं, इंडियन जो है मॉडर्न लैंग्वेज ये लोग यूज़ करेंगे, जी जिनमें मतलब कह सकते हैं जो हिंदी भाषी राज्य हैं, और जो नॉन हिंदी देश हैं उनमें कह सकते हैं आप हिंदी या फिर कोई एक इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। और तीसरी भाषा के तौर पर अगर आप देखें तो उसमें भी यही सेम है, जैसे सेकेंडरी भाषा डिसाइड की गई कि जो हिंदी भाषी राज्य हैं उससे आप इंग्लिश या कह सकते हैं कोई एक और इंडियन मॉडर्न लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, और जो गैर हिंदी भाषी राज्य उसमें फिर से वही हिंदी या कोई इंडियन मॉडर्न। तो मतलब थोड़ा सा ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गया लोड बच्चों पर कि 3 भाषाएं बच्चे कैसे बोलेंगे।
तो अब हो सकता है कुछ लोग कहें वाह भाई वाह क्या बात है, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा, सारी वन नेशन वन लैंग्वेज की समस्या एक ही बार में जो इंदिरा गांधी जी ने सॉल्व कर दी। लेकिन इसे इम्प्लीमेंट आप करेंगे जब वास्तविकता में आते हैं। देखिए जो आप नीतियाँ बनाती है सरकार या कोई भी नीतियाँ बनाती है, सरकार को पर्टिकुलरली नहीं कहूँगा, तो नीति बनाने से लेकर उसे इम्प्लीमेंट करने तक का जो समय होता है बहुत लंबा समय होता है। ठीक है, अगर आप ये शिक्षा के क्षेत्र की बात करें तो बहुत लंबा समय होता है। आप वैसे अगर और कोई नीति बात करें हो सकता है थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट हो जाए, लेकिन कुछ चीज़ें टाइम लेती हैं। और यही हुआ हमारे साथ देश के साथ भी कि जो शिक्षा जो है वो हमारे राज्य का विषय है, यानी शिक्षा जो है हमारे स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में आती है सारी। तो हुआ ऐसा कि कुछ राज्यों ने इसे सैद्धांतिक रूप से अपना तो लिया, लेकिन कह सकते हैं जिसका मुख्य उद्देश्य था वो विफल रहा। यानी जो हमारा कह सकते हैं राज्यों के बीच जो कह सकते हैं इंटरेक्शन, कैसे बातचीत को बढ़ाना उद्देश्य था इसका, वो थोड़ा सा असफल रहा। क्योंकि हुआ क्या, जो देश थे कुछ राज्य थे हमारे, उन्होंने क्या किया, हिंदी को पहले तो अपनाया। ठीक है, अगर हम नॉर्थ की बात करें तो फिर उन्होंने इंग्लिश को अपनाया, और तीसरी भाषा के रूप में संस्कृत को ले लिया। संस्कृत आप कह सकते हैं अच्छी भाषा तो है, लेकिन अगर आप कैसे मॉडर्न लैंग्वेज के रूप में तो थोड़ा सा उस पर खरी नहीं उतरती है। और यही सेम हमारे साउथ के राज्यों के साथ भी हुआ कि उन्होंने जो है मतलब यही संस्कृत को भी अपना लिया जो तीसरी लैंग्वेज। और अब ये बात तो आती है हमारे यहाँ कि मतलब हाँ ठीक है, मतलब अच्छी चीज़ है, फॉर्मूला अच्छा था ये, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे कमियाँ तो नहीं थी इसमें, लेकिन जो राज्य थे उनको इसको अपनाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। लेकिन एक एग्जाम्पल हमारे साथ ये भी था कि तमिलनाडु का कहते बहुत ही डेवलप्ड स्टेट है हमारा। ठीक है, वहाँ की अगर आप बात करें वहाँ की लिंगानुपात यानी जेंडर रेशियो का वो भी बहुत ज़्यादा है, मतलब अच्छा है, ज़्यादा तो कहना सही चीज़ नहीं है, अच्छा है। और फिर हमारी दूसरी चीज़ ये थी कि तमिलनाडु अगर आप देखें तो उनका कल्चर भी काफ़ी अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि 3 भाषाएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, 2 भाषाओं में भी काम चल जाता। तो अगर हम अब ध्यान से देखें तो मतलब इस चीज़ को पाएंगे कि 3 भाषाओं की चीज़ें करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। अब मैं अपना खुद में पर्सनल में अगर एग्जाम्पल दूँ अगर, तो मैंने हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत 3 भाषाएँ पढ़ा हुआ हूँ। ठीक है, और सच में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है अगर आप 3 भाषाओं में पढ़ाई करते हैं। और आज की यहाँ है कि स्कूल्स में ये लैंग्वेज नहीं रह गई है, केवल एज ए सब्जेक्ट ही पढ़ाई जाती है। जैसे मैं बताऊँ तो मेरे यहाँ 2 पीरियड लगते थे, एक इंग्लिश लिटरेचर का, दूसरा इंग्लिश ग्रामर का। मतलब सच में उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, और बात आती जैसे हम लोग अगर अपने फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग सपोर्ट करते हैं 2 लैंग्वेज फॉर्मूले को, यानी 2 भाषी समीकरण। अभी भी मेरे दिमाग में आया, ठीक है, बहुत अच्छा है, नाम थोड़ा अजीब लग सकता है सुनने में। तो समझते हैं 2 भाषा समीकरण है क्या। तो पहली लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, हमारी प्राइमरी लैंग्वेज होनी चाहिए, जो कह सकते हैं बच्चा मतलब अपने घर पे सीख रहा है, ये वाली जो भाषा है उसकी मातृभाषा होती है, वो उसकी प्राइमरी लैंग्वेज होनी चाहिए। और दूसरी भाषा क्या होनी चाहिए, इंग्लिश। तीसरी भाषा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। तीसरी भाषा जब उसको ज़रूरत पड़ेगी, बाहर जा रहा है, मान लो फ्रांस में जा रहा है, तो फ्रेंच को सीख लेगा अपने मन से। भाषा सीखने में कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो अब देखिए, अब समझते हैं कि हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे कैसे। ठीक है, या इस पर विवाद कहाँ उठ सकता है। तो विवाद उठने की बात ये है कि मतलब पहली चीज़ तो ये है कि इंग्लिश बाहरी भाषा है, मतलब कोई इसमें डाउट नहीं है कि इंग्लिश बाहरी भाषा, लेकिन अच्छी चीज़ है यार ये। ठीक है, हो सकता है हमारी कई भाषाओं से वैज्ञानिक रूप से लो लेवल पर हो, लेकिन आज की ज़रूरत है ये। तो इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ कि मान लिया आज की, मैं अपनी आसपास का एग्जांपल लेके बताता हूँ कि हमारे यहाँ बच्चों को क्या होता है, बचपन से उन्हें ABCD बोलना सिखाया जाता है। हमारे यहाँ हिंदी चलती है, उनको काका बोलना नहीं सिखाया जाता। ठीक है, तो बहुत ही ये दुर्दशा है यार हमारी भाषा की कि बच्चों को काका बोलने की जगह उनको शुरुआत में ABCD सिखाई जाती है। सड़क पे जो है हमारे यहाँ कुत्ता नहीं चलता है, हमारे यहाँ डॉगी चलता है सड़क पे। काऊ चलती है, गाय नहीं चलती है, गाय माता नहीं चल रही है आजकल, काऊ चल रही है। तो यार ये भाषा की विषमताएं ही हैं कि मतलब नहीं इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, एग्जाम्पल अब तमिलनाडु का ही फिर से मैं लूँगा कि यार विकसित देश है, बहुत अच्छा कल्चर है उनका, बहुत ज़्यादा विकासशील विकसित है अगर आप हमारे कंपेयर करें जो हमारे बाकी राज्य हैं उनके कंपेरिजन में। तो छोटा सा एग्जांपल और भी है कि अगर आप ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की, तो अब सब लोग कहेंगे नहीं न्यूटन ने की। अब जो कुछ लोग इंटरनेट पे जो थोड़ा बहुत सर्च किया करते हैं, थोड़ा बहुत उनको ज़्यादा नॉलेज है, तो वो कहेंगे कि नहीं हमारे एक महान वैज्ञानिक थे आर्यभट्ट जी, तो उन्होंने इसकी खोज की। ठीक है, न्यूटन से करीब बहुत साल पहले की थी। तो हमारे जो इसरो के पूर्व अध्यक्ष थे माधवन नायर जी, तो उन्होंने भी यही माना कि नहीं आर्यभट्ट ने करीब न्यूटन से 1500 साल पहले जो है गुरुत्वाकर्षण की खोज कर ली थी। गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी होती है। ठीक है, ऐसा कुछ बहुत कोई वो बड़ा शब्द नहीं है ये। ठीक है, तो अब देखिए, अब तो क्या अभी तक जो हम लोग मतलब 1500 साल पहले कर ली थी, तो क्या अभी तक हम लोग मान पाए कि नहीं सच में आर्यभट्ट ने ही की थी। ठीक है, अभी क्या हम लोग उसको किताबों में इम्प्लीमेंट कर पाए कि नहीं आर्यभट्ट ने ही की थी, नहीं कर पाए हम लोग। इसके आपको लोग रीजन्स और बहुत सारे देते हैं, लेकिन अभी हम लोग ये बताते भी नहीं है लोगों को किताबों में। ठीक है,
तो अब न्यूटन ने न्यूटन ने की थी, तो अब मानते हम लोग, चले वो तो बात की बात रही। और मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब मैं किसी भाषा का या किसी कम्युनिटी का अपमान करूं, लेकिन ये फालतू की सोच है, मतलब विकास से हट कर जो हम लोग फालतू चीज़ें बात किया करते हैं वो बहुत गलत चीज़ है। ठीक है, तो हम लोग को समझना चाहिए कि अब सिस्टम कैसा होगा, हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे। तो बच्चों को इंग्लिश पढ़ाई नहीं जानी चाहिए। पहली चीज़, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि बच्चों को इंग्लिश नहीं पढ़ाई जानी चाहिए। आप कह सकते हैं कि मतलब कम से कम एटलीस्ट क्लास 5 क्या कर सकते हैं, 12 से कर सकते हैं 14 साल तक के बच्चों को जो है इंग्लिश तो पढ़ाई जानी ही नहीं चाहिए। 14 साल तक, 14-15 साल तक क्यों नहीं पढ़ाई जानी चाहिए? क्योंकि जो बच्चों की तार्किक क्षमताएं होती हैं, सोचने की क्षमता होती है, या कुछ करने का जो मन होता है, कह सकते हैं वो अपनी मातृभाषा में करने का उनका ज़्यादा मन कर सकता है। मैं अगर मुझसे अगर कोई बोले तो ऑब्वियस चीज़ें मैं हिंदी में बढ़िया एक ऐसे लिख सकता हूँ, अगर आप कंपेयर करो इंग्लिश में। ठीक है, मैं हिंदी में सोचता हूँ, अगर मेरे सामने कोई लड़का अगर जा रहा है, ठीक है, तो मैं ये नहीं सोचता नहीं बॉय इज़ गोइंग, नहीं लड़का जा रहा है। ठीक है, तो यही चीज़ें मतलब लोग हिंदी में अगर मैं सोचता हूँ तो ऑब्वियसली बाकी जो मातृभाषा में लोग ही सोचते हैं, बच्चे भी उसी तरीके से सोचते हैं। तो बच्चों का विकास मातृभाषा में ज़्यादा हो सकता है, ज़्यादा होता ही है। ये साइंटिफिक स्टडीज़ है, मैं वैसा हाँ पहले चीज़ मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज़ ये साइंटिफिक स्टडीज़ है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़ आती है कि ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन तो इंग्लिश यहाँ पर कहाँ से आप कर रहे हो, मैं नेशनलाइज इंग्लिश बनाने की बात कर रहा हूँ। तो इंग्लिश को हम लोग इम्प्लीमेंट करना चाहिए, कर सकते हैं 14-15 साल की एज के बाद, वो भी केवल साइंस और कंप्यूटर यानी जो कैसे टेक्निकल चीज़ें हैं उनके लिए। ठीक है, वो भी केवल उनको पढ़ाई जानी चाहिए चीज़ें इंग्लिश में। ठीक है, कम्युनिकेशन जो मोड है कह सकते हैं स्कूल्स में है, वो हमेशा उनकी मातृभाषा में ही रहना चाहिए। ठीक है, जैसे मतलब मैं अगर एग्जांपल लूँ तो जैसे मान लीजिए गति बढ़ रही है, तो गति ना बढ़ के आप कह सकते हैं स्पीड बढ़ रही है उसकी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद बात आती है कि नहीं, हाँ ठीक है, और एक और चीज़ यार, ग्रामर। यार इंग्लिश ग्रामर, मतलब कोई इंग्लिश ऐसे नहीं सीखता। आप किसी से भी पूछ लीजिए, अगर मान लीजिए कोई भी आपका दोस्त हो या कोई भी हो जिसको इंग्लिश अच्छी आती हो, उनसे आप पूछिए तो वो आपको खुद बताएंगे कि उनको इंग्लिश अच्छी क्यों आती है। उन्होंने या तो मूवीज़ देखी होंगी, या तो वेब सीरीज़ देखी होंगी, या तो उनके दोस्तों से बात करते करते उनको इंग्लिश आ गई होगी। ठीक है, वही बोलने लायक, मतलब समझने लायक उनको पहले से ही आती है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो समझ रहे, मतलब इंग्लिश ग्रामर पढ़ाना एक बेवकूफ़ी से लगती है मुझे, तो एटलीस्ट लगती है। मैं इंग्लिश ग्रामर से कुछ भी नहीं सीखा, सही से बताऊँ तो। मतलब अभी तक मैंने जितनी मुझे इंग्लिश आती है, मतलब या तो मूवीज़ में मैंने देखी, या तो वेब सीरीज़ से देखी, या कैसे थोड़ा बहुत जो हमारे लेक्चर्स हुए हैं कॉलेज में हमारे, उनसे थोड़ी बहुत सीखी। ग्रामर का इसमें कोई रोल नहीं, पहले मैं बता दूं फिर से। तो इसके बाद बात आती है हमारे स्कूल के बाद की शिक्षा की। तो ये मेरा मानना है हमेशा इंग्लिश में होनी चाहिए, ताकि सभी बच्चों को एक मौका मिले, और सभी में जो काबिल हैं, ठीक है, वो इंग्लिश की वजह से पीछे ना रह पाएँ। ठीक है, तो ऑब्वियस चीज़ है, मतलब इंग्लिश आएगी सबको, सभी को आ रही है। ठीक है, तो अब इसमें एक ये चीज़ आ सकती है कि मतलब सबको इंग्लिश कैसे आएगी। यार तो जो मैंने बताई, ये चीज़ बताई मैंने अभी कुछ देर पहले, तो अगर इसको एटलीस्ट 10 साल तक भी अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में हमारे पास ऐसे बच्चे निकल कर आने लगेंगे जिनको आप कह सकते हैं इंग्लिश आती है। ठीक, वो भी ऐसी थोड़ी बहुत नहीं, अच्छी खासी इंग्लिश आएगी, क्योंकि 3 साल बहुत होता है एक लैंग्वेज को सीखने के लिए, और बच्चे जो चीज़ों को अच्छी जल्दी सीखते ही है। ठीक है, तो राज्यों को भी साथ में आना चाहिए ऐसी नीतियों को लेकर, जो मतलब हमारी जो वहाँ की जो कह सकते हैं क्षेत्रीय भाषाएँ हैं या ये रीजनल लैंग्वेजेज हैं, उनका संरक्षण किया जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्यों किया जाना चाहिए? क्योंकि आप कह सकते हैं कि जो हमारे यहाँ हिस्टोरिकल चीज़ें होती हैं, मतलब जो हमारे यहाँ कह सकते हैं पुरातत्व विभाग जो चीज़ें प्राप्त करते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम लोग मतलब नहीं निकाल पाते हैं। तो हो सकता है आज हम लोग ऐसी एक लैंग्वेज कोई विलुप्त हो जाए, जो आने वाले हो सकता है 10 साल, 20 साल, 30 साल बाद हम लोग कोई चीज़ में हम लोग उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। तो लैंग्वेज का, संस्कृति का संरक्षण जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो इसे लागू करने के लिए मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए ऐसे सिस्टम को। और मैं इंडियन एजुकेशन की बात करूं तो अब साहित्य को जो है कभी भी आप जो है इंग्लिश में नहीं पढ़ाया जाना चाहिए, चाहे वो स्कूल्स में हो, चाहे वो आप कह सकते हैं IIT में हो, एम्स में, या कोई भी किसी भी ग्रेजुएशन में हो। साहित्य हमेशा जो है उनकी मातृभाषा में ही होना चाहिए। ठीक है, तो इससे एक जो प्रेशर होता है बच्चों के ऊपर, कह सकते हैं वो बहुत ही हद तक कम होगा। ठीक है, एग्ज़ाम का भी जो प्रेशर आता है कि मतलब साहित्य का आप पढ़ाइए तो, लेकिन उसका एग्ज़ाम मत लीजिए यार। ठीक है, उनको अपने स्वतः पढ़ने दीजिए, उनको स्वतः डेवलप करने दीजिए सारी चीज़ें। ठीक है, इससे क्या होगा, उस भाषा का जो साहित्य है उसमें ऑब्वियसली बढ़त आएगी। ठीक है, देश में करीब से 3 से 4 करोड़ लोग अगर देश साल हर साल पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो लोग साहित्य पर भी काम करेंगे अगर, तो ऑब्वियसली साहित्य में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। ठीक है, तो अब अगर हम लोग बात करें थोड़ा सा चीज़ों पर, और हम बात करें थोड़ा सा वाइड रेंज पर अगर हम लोग जाकर बात करते हैं, तो भारत का जनगण मन है। ठीक है, 100 साल हो चुके हैं, 100 साल से ज़्यादा ही हो चुके हैं इसको। तो बंगाली की जो है संस्कृत संस्करण में इसे लिखा गया था। ठीक है, दोनों भाषाएं कह सकते हैं भारत के 22 जो आधिकारिक भाषाएं उनमें से आती हैं।
ठीक है। और इसे एक साथ जो कह सकते हैं पूरी दुनिया जितने जो देशभाषी देश के जो हमारे लोग हैं वो एक स्वर में गाते हैं, ठीक है, और एक ही भाषा में गाते हैं। और आप जानते हैं कि ये मतलब, और ये जानते हैं ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे अंदर से राष्ट्र की भावना है। कोई से ये समझ कर नहीं गाता कि नहीं ये बंगाली में लिखा गया है, ये संस्कृत में लिखा गया है, केवल राष्ट्र की भावना है, ठीक है। तो अब देखिए, तो हम लोग जो है राष्ट्र के विकास पर ध्यान देना चाहिए। यहाँ लैंग्वेज की अगर विकास की बात करें, लैंग्वेज विकास जरूरी है, ऑब्वियसली जरूरी है। और यहाँ तक कि हमारे जो गांधी जी थे, गांधी जी ने भी कहा था कि रोजी रोटी के लिए जो हम लोगों को इंग्लिश का प्रयोग करना चाहिए, लेकिन जो हमारे पारिवारिक मित्र हैं या जो हमारे परिवार के लोग हैं उनसे बात करने के लिए हमेशा अपनी मातृभाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। और हमारे देश के अगर जवानों की बात करें अगर आप, तो देश के जवान आप शहीद होते हैं या अपना दिन रात वो लोग एक मेहनत करते हैं, किस लिए मेहनत करते हैं? क्या वो किसी भाषा के लिए मेहनत करते हैं? क्या वो तमिल की, अगर मान लीजिए बंगाल से भी लोग आ रहे हैं तो क्या वो बंगाल के लिए मेहनत करें कि नहीं हम बंगाली इसलिए मेहनत करेंगे? नहीं यार, देश के लिए मेहनत करते हैं वो लोग, ठीक है। तो भाषाओं के नाम पर जो है देश को यार बांटना तो बहुत ही गलत चीज़ है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए यार, भाषाओं के नाम पर लोग देश को बांटते हैं, बहुत ही गलत चीज़ है। देश का जवान जो है देश के लिए जान दे देता है और हम लोग भाषाओं के नाम पर बढ़ जाते हैं हमेशा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि मतलब बताने के लिए, लेकिन सभी लोग हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं अभी यार, बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा वरना, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो आती है हमारे सामने दूसरी चीज़ आती है, तो मतलब इंग्लिश को जो हमें नेशनल लैंग्वेज की इम्प्लीमेंट कर देंगे, जो मैंने चीज़ बताई इससे इम्प्लीमेंट किया, तो ऑब्वियसली चीज़ इम्प्लीमेंटेशन में दिक्कत होगी। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो पूछिए यार, अभी पूछ लीजिए आप, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पेज है उनको इंडिया का, तो उस पर भी जाके आप पूछ सकते हैं कोई भी से आपको डाउट आता है। तो हर सिक्के के जैसे पता है दो पहलू होते हैं, एक अच्छा होता है, एक कह सकते हैं बुरा होता है। एक समाज का इसमें काला सच ये भी है यार कि मतलब हम लोग खुद भी जो अपनी भाषाओं की इज्जत नहीं करते हैं। मैंने ऐसे लोगों को मजाक उड़ाते हुए देखा है यार, मतलब जो लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उनको कम आती है या बिल्कुल नहीं आती है, ऐसे लोग मजाक उड़ाते हैं। और हैरानी मतलब इस बात पे बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि यार इसमें जो पश्चिम के लोग हैं, यानी पश्चिम जो सभ्यताएं हैं, उनका इसमें बिल्कुल योगदान नहीं है। हम लोग खुद ही जो है अपनी भाषाओं को नष्ट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग अपनी भूमिका को स्वीकारना चाहिए, हम लोग जो है कह सकते हैं अपनी भाषाओं का तो एटलीस्ट सम्मान करना ही चाहिए, ठीक है। ना जाने हम लोगों ने कितने बलिदान दिए हैं, हमारे सामने मुगल्स आए, अंग्रेज आए, लेकिन हम लोग अपनी संस्कृति को नष्ट नहीं होने दिया। और ये बहुत ही दुखद चीज़ है यार कि मतलब आज जो है अपने देश के युवा ही जो है अपमान कर रहे हैं अपनी भाषाओं का। इंग्लिश अच्छी चीज़ है यार, सम्मान करिए उसका, उसको अपनाइए, ठीक है, मतलब लेकिन अपनी चीज़ों का अपमान मत कीजिए बस। और एक खेल तो आता है यार दमसराज, आपने सबने नाम सुना होगा। अच्छा खेल है, मतलब खेल के विरोध में तो मैं कभी नहीं रहा, मतलब तो आसान सा खेल होता है। इसमें होता क्या है कि दो लोग होते हैं, दो कह सकते हैं दो दल होते हैं, दो कह सकते हैं टीम्स होती हैं। तो उसमें क्या होता है, एक टीम जो दूसरी टीम को एक मूवी का नाम देती है, मतलब मूवी कह सकते हैं चलचित्र, इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा अजीब हो जाता है, चलचित्र, तो मूवी का नाम देती है। तो दूसरे लोगों को थोड़ा सा गेस करना होता है कि वो मूवी कौन सी है। तो जनरली होता क्या है कि अगर आप देखेंगे कि मतलब अगर इंग्लिश में नाम है तो लोग ऐसे कहते हैं कि नहीं ये इंग्लिश अच्छी चीज़ है, मतलब अगर आप इंग्लिश को ऐसे डिनोट कर रहे हैं, कह सकते हैं ग्लोबल लैंग्वेज है हमारी। लेकिन दुख तब होता है जब लोग हिंदी लैंग्वेज को, जो हिंदी भाषी जो फिल्म है उसके लिए कहते हैं कि नहीं ऐसे, मतलब बहुत गलत चीज़ है यार ये। मतलब आप जो खुद मतलब आप देख रहे हैं, मतलब बच्चे आप मान कर रहे हैं, अब उनके पास इतनी समझ नहीं है, वो लोग कहाँ से सीख रहे हैं सारी चीज़ें, वो लोग अपनी सोसाइटी में देख रहे हैं सभी चीज़ों को, तब जाके वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो यार सम्मान करिए भाषाओं का। और आखिरी सवाल एक और आता है हमारे सामने कि मान लीजिए अगर यूएसए की सरकार बोलती है कि उसके यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं भारत से उनको इंग्लिश आनी ज़रूरी है, अभी भी मतलब इंग्लिश आनी चाहिए आपको, अगर इंग्लिश नहीं आती है तो आप यूएसए में जाके कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन एक इमेजिन सिचुएशन मान लेते हैं हम लोग कि यूएसए की सरकार बोलती है कि सबको इंग्लिश आनी चाहिए जो भी इंडिया से आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको लोग मना कर दें कि नहीं हम यूएसए नहीं जाएंगे, कौन इंग्लिश सीखे? और इस बात में मैं गारंटी लगा कह सकता हूँ, अगर भारत सरकार ऐसा बोलती है कि भारत सरकार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जिसको इंग्लिश नहीं आती है, मतलब अगले ही दिन से लोग जो है भारत आना कम कर देंगे या बिल्कुल ना के बराबर ही कर देंगे। क्यों? यह है विकास की ताकत। मतलब अमेरिका बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्री है, इसलिए हम लोगों को उसकी ताकत माननी पड़ती है, ठीक है। तो हम लोगों को विकास करना होगा। बहुत सारे रीजन्स थे, जैसे प्रिंटिंग प्रेस हो गई, जो भी इंग्लिश में छापते थे पहले, शुरुआत की स्टेज जब इसका इन्वेंशन हुआ था प्रिंटिंग प्रेस का। ब्रिटिश राज का विस्तार होना, ब्रिटिश राज विस्तार कर सकते हैं, उन्होंने 1/4 दुनिया को तो एक्वायर कर लिया था, समझ रहे, मतलब उन्होंने कहा था ये जाता था कि ब्रिटिश राज में कभी अंधेरा नहीं होता है, हमेशा वहाँ सूर्य जो है उदय ही रहता है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फिर कह सकते हैं यूएसए का जीतना हुआ, सुपर पावर बन के सामने आया यूएसए। जापान गिर गया था पूरी तरीके से। उनके जो बिजनेसेस थे, मैकडोनल्ड्स, कोका कोला, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, फेसबुक, मतलब जितनी भी कंपनियों का आप लेंगे आज नाम अगर इंडिया में भी, सब कह सकते हैं यूएसए बेस्ड ही हैं या इंग्लिश स्पीकिंग कंपनीज़ ही हैं वो। अमेरिकी डॉलर का कह सकते हैं मुद्रा बाजार को प्रभावित करना, फिर हमारे जो कंप्यूटर्स हो गए, इंटरनेट हो गए, सब ने मतलब कह सकते हैं रही सही कसर जो हमारे हॉलीवुड ने तोड़ दी। हॉलीवुड भी जो है आज काफ़ी अच्छे तरीके से इंग्लिश को स्प्रेड कर रहा है। हमारे देश के बहुत लोग हैं जो आज इंग्लिश मूवीज़ देखने चले जाते हैं। ठीक, गलत नहीं ये चीज़ है, लेकिन आप कह सकते हैं हिंदी को भी इम्प्लीमेंट करना कह सकते हैं बहुत मतलब नामुमकिन चीज़ नहीं है। कर सकते हैं हम लोग, लेकिन इसका हम लोग अल्टीमेटली कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। इंग्लिश सीख के हम लोग, हिंदी सीख के कहीं हम लोग बाहर विदेश में नौकरी नहीं करने जा पाएंगे। बहुत मुश्किल के बहुत लंबी, कभी हम लोग और इस पर बात करेंगे। ठीक है, तो हो सकता है आपकी आज वीडियो से काफ़ी कुछ सीखे होंगे, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिला भी होगा। तो हम लोग किसी और दिन आएंगे, किसी और टॉपिक पर आएंगे, बात करेंगे। तब तक के लिए घर पर रहिए, आप सही सलामत रहिए।